आएंगे सही पर जाएंगे नहीं। आएंगे अब जहाज अपनी मर्जी से, आप जरूर आएंगे। कितने वापस नीचे उतरेंगे वो हम फैसला करेंगे, एक तो ये बात, और वो हमने कर दिया। जब इंडिया के जहाज ऐसे रनवे पे उड़े जहां पे लाइटें ना जल रही हो, उसे कहते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स। जब इंडिया के जहाज हवा में तो उड़े 80 जहाज, लेकिन वापस उड़ते वक्त, नीचे उतरते वक्त उनको रनवे पे लाइटें ना मिले, उसके उस फोर्स का नाम है पाकिस्तान एयरफोर्स। पहली बात। दूसरी बात आप सुने, आप उड़ा लें जहाज। आप अबे राजनाथ सिंह साहब कह रहे हैं ना अब हम समंदरों से आएंगे, बिल्कुल आए, हम तो इंतजार कर रहे हैं, आए समंदरों से, देखी जाएगी, वो भी देखेंगे। दूसरी बात आशीष भाई ने बात की, और अब जहाजों का मैंने क्या कहना है, तो ट्रंप भी बोल पड़ा है। अब सीडीएस चौहान साहब और इंडिया के डिफेंस अताशी जो इंडोनेशिया के बाद, ट्रंप ही बोल पड़ा 5 जहाज गिरे हैं, और ट्रंप ने वार्निंग कर दिया इंडिया को कि अगर तुमने मेरा किरदार ना माना इस जंग को बंद करवाने में, तो अगली दफा मैंने कह देना कि पाकिस्तान ने जहाज गिराए हैं। अभी तो उसने कहा जहाज गिरे हैं, बड़ा स्मार्टली खेला है, उसको पता है मेरे ताल्लुकात इंडिया से बहुत अच्छे हैं। दूसरी बात, देखिए इंडिया आईएमएफ के पास गया, पाकिस्तान को पैसे ना दो, इंडिया की बहुत बड़ी ग्लोबल रेलिवेंस है। इंडिया आईएमएफ के पास गया ना, तो आईएमएफ ने क्या कहा, सॉरी हम आपकी बात नहीं मानते। वहां फ्रांस भी है, इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर, वहां अमेरिका है, इंडिया का कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर। वहां पे दुनिया के 26 और मुल्क हैं जो इंडिया के बहुत अच्छे दोस्त हैं। किसी एक मुल्क ने भी नहीं कहा कि हम इंडिया के साथ खड़े होते हैं। तो वो तो आप गए, एफएटीएफ में गए, एफएटीएफ ने तो केस भी नहीं सुना इंडिया का। उसने कहा यार ये क्या आप लोग हमसे, ठीक है इंपॉर्टेंट प्लेयर है यार, ठीक है, केस भी नहीं सुना उन्होंने एफएटीएफ में। अगर सुने तो मुझे बताइए, पाकिस्तान के बारे में बात की हो, आगे आ जाए। जो आशीष भाई, पिछले महीने की रिपोर्ट देखिए कमल, एफएटीएफ की पिछले महीने की रिपोर्ट देखिए। और जहां तक रही फाइटर जेट की बात, आप अपने डिफेंस मिनिस्टर जैसा बोल रहे हैं, कहाँ है प्रूफ दिखा दीजिए ना। मतलब वो पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं सोशल मीडिया पे है, यहाँ पर है, वहां पर है, दिखा दीजिए। अच्छा, इंडियन एयरफोर्स ने कितने छेद किए हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स के रनवे पे, ये तो सभी को दिख रहा है ना। अभी आपने 24 घंटे भी नहीं हुए, आपका इतना बड़ा एक क्रेटर क्रिएट किया दूर खान जो एयरबेस है वहां पर, तो वापस नो टाइम इशू कर दिया गया कि दिस रनवे इज अगेन अनअवेलेबल। इतने बड़े बड़े गड्ढे किए हैं इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयरबेस पे। अभी कल उस नो टाइम को रिन्यू किया गया कि 5 अगस्त तक वापस ये रनवे अभी डिपंक्ट है, नहीं ऑपरेट नहीं कर सकता। आप सोचो इतने महीने लग जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े गड्ढे किए। आप एक प्रूफ दिखा दीजिए कमर कि इंडियन एयरफोर्स का ये हो गया, मांगी जा रही है। चीमा साहब, राजनाथ सिंह साहब ये भी तो कह रहे हैं फोटो दे दें, लेकिन मुझे आपने टोक लिया दोनों ने, तो मैं अपनी बात कंप्लीट करने की तरफ जा रहा हूं। लेकिन सर मुझे फोटो के भी बात बताइएगा, फोटो भी दिखाने को कह रहे हैं। सोशल मीडिया पे है ना आरजू, सोशल मीडिया पे है, जैसे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, कमल उसी लाइन पे चल रहे हैं। अब मुझे बात करने दें, अगर इजाजत हो, अगर आप मुझे इजाजत देंगे तब बोलूंगा, वैसे नहीं बोलूंगा। अब जो इन्होंने बात की एयरफोर्स की, 2 दिन इंडिया की एयरफोर्स हवा में नहीं उड़ सकी, 2 दिन। ये मैं नहीं कह रहा, और अगर मैं कह रहा हूं तो आप गलत गए। ये सीडीएस अनिल चौहान साहब ब्लूमबर्ग को सिंगापुर में बता चुके हैं कि हमें 2 दिन लगे ये समझने में कि हमारे जहाज गिरे कैसे हैं। उसने सवाल किया जहाज गिरे हैं, उसने कहा ये सवाल नहीं है कितने गिरे हैं, कैसे गिरे हैं ये हमारे लिए। ओ भाई हमारा ये प्रॉब्लम ही नहीं है आपके जहाज कैसे गिरे हैं, हमारा प्रॉब्लम है गिरे हैं, हमें उतना ही क्लेम करना है। जो क्यों गिरे हैं वो आप फैसले करें, आपकी एयरफोर्स है, आपने करना है। दूसरा देखिए, बात सुने, आज मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं। देखिए एयरफोर्स इंडिया की बड़ी तगड़ी एयरफोर्स है, बड़े अच्छे पायलट्स हैं, बहुत जबरदस्त एयरफोर्स है। इसमें ये देखिए, मैंने मुझे पता है कि इंडिया की मैंने पूछा, उन्होंने कहा जी बहुत जबरदस्त एयरफोर्स है, बड़ी कमाल की उनकी ट्रेनिंग है, लेकिन हर जगह पे इंसान चीजें पिक नहीं कर पाता। तो वो जो राफेल को जो सिस्टम चलाता था, उस सिस्टम के अंदर ये एंटर होगी पाकिस्तान एयरफोर्स। चले मैं वो भी नहीं जाता है, खबर बन जाती है। अब बात कर रहे थे टीआरएफ की, फॉर एग्जांपल द रेजिस्टेंस फोर्स, इंडिया ने उसको बैन किया। इन्होंने अमेरिका को कहा कि आप एटलीस्ट उसको तो बैन कर दें, ठीक है, टीआरएफ को बैन कर दें, रेजिस्टेंस फ्रंट को। अमेरिका ने बैन कर दिया। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, कल यूरोपियन यूनियन ने इंडिया की एक कंपनी को बैन किया जो तेल लेती है रशिया से और रिफाइन करती है। इंडिया ने कहा कि हम यूरोपियन यूनियन की यूनिलैटरल सैंक्शंस को नहीं मानते। तो अमेरिका अगर यूनिलैटरल कोई सैंक्शन लगाता भी है तो हमें इससे क्या फर्क पड़ता है?
आर्गुमेंट इंडिया का ही मैं दे रहा हूं। इंडिया ने कहा कि हम यूनिलैटरल सैंक्शन अगर यूरोपियन यूनियन से हमारी किसी ऑयल कंपनी को आ रही है हम उसको नहीं मानते। तो ये अमेरिका की तरफ से अगर कोई यूनिलैटरल सैंक्शन आ गई है तो सो व्हाट, हमें इससे क्या है। जरी बात है, इंडिया को खुश भी तो करना है ना, अमेरिकन ने जो हुआ है आपको पता ही है क्या हुआ है। सो मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त और FATF वगैरह अभी कुछ भी नहीं FATF में हो रहा। देखें, जब लास्ट टाइम पाकिस्तान FATF में था ना, वो सिर्फ और सिर्फ वो एक पॉलिटिकल गेम थी, उसके पीछे पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग थी। इशू भी था लेकिन आर्म ट्विस्टिंग थी, दोनों चीजें थी। मैं आई विल नॉट स्पीक, गलत बात नहीं करूंगा। इशू भी था। इशू ये था कि जो UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1373 और 1267 जो था वो भी इंप्लीमेंट करना था। वो पाकिस्तान ने आफत सईद और इस तरह की चीजें और लीगल कुछ चीजें थी वो ठीक नहीं की हुई थी, वो भी दोनों कंप्लीट कर ली। अमेरिका के साथ दोबारा अलाइनमेंट भी ठीक हो गई, तो वो चीज है। आप क्या समझते हैं, इंडिया के कहने पे IMF या FATF पाकिस्तान को कटहरे में खड़ा करेगा? इंडिया के कहने पे आप ये समझती हैं मैडम? आप देख लीजिएगा। नहीं आप सर, ये बात आशीष बताएंगे, जाहिर है इस वक्त मैं तो नहीं बताऊंगी। क्या कहेंगे आशीष? एग्जैक्टली मैं भी तो यही कह रहा हूँ कबर, कि इंडिया के बोलने पे थोड़ी ना US TRF के खिलाफ एक्शन लेगा, इंडिया के बोलने पे थोड़ी ना FATF वो करेगा। बट सिंस आपने कुछ रूल्स जो ग्लोबल बॉडीज है उनकी बात की, ये तो जुमले वाली बात हो गई नो कि IMF में इंडिया ने ये किया वो किया। ऐसा नहीं होता कमर। आरजू के व्यूअर्स के लिए मैं जरूर बता दूंगा कि वोटिंग परसेंटेज होते हैं हर कंट्री के ना। IMF में फॉर एग्जांपल US का लगभग 16.5% का वोटिंग परसेंटेज है। इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका ये सबको मिला के 3.05 एग्जैक्टली वोटिंग परसेंटेज है। चाइना 6-6.5% का वोटिंग परसेंटेज है। जापान 6-7 के बीच में परसेंट वोटिंग परसेंटेज है। तो ऐसे ये जुमले वाली बातें कि इंडिया के बोलने पे IMF ये कर देगा, इंडिया के बोलने पे US वो कर देगा, FATF वो कर देगा, बिल्कुल नहीं। आप ध्यान रखिए, IMF में पाकिस्तान पिछले 35 सालों में कितने बेल आउट मिले आपको पता है? मतलब कितने बार कटोरे लेके पाकिस्तानी सरकारें बदली। 35 इयर्स में आरजू 28 टाइम्स पाकिस्तानी गवर्नमेंट हैज बीन ग्रांटेड बेल आउट पैकेज, बेल आउट पैकेज बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आप देखिए, सरकारें बदलती रही, जनरेशंस ने देख लिया 35 सालों में 28 टाइम। तो ऑब्वियसली इंडिया के बोलने पे तो नहीं हो रहा है। मैं शीश भाई आपकी बात मान लेता हूँ, आपने कहा 23 दफा के, मैं कहता हूँ जी 35 सालों में 35 दफा के। गुड हो गया। इतना गुरूर यार, बेल आउट पैकेज में मतलब भीख मिलने पे इतना, मतलब लोन मिलने पे इतना। सुने तो सही ना, सुने तो सही। हाँ, इंडिया के अंदर जो सैकड़ों बैंक हैं, क्या वो इंडियन अवाम को जब लोन देते हैं तो भीख देते हैं? जब इंडिया की गवर्नमेंट इंडिया के लोगों को लोन देती है, सस्ते लोन देती है, तो क्या वो इंडिया की अवाम को भीख देती है? आरजू, यू लेट मी आंसर दिस। यू लेट मी आंसर दिस, क्योंकि जो कमर कह रहे हैं ना। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस पूरे वीडियो में देखा, पाकिस्तान आज भी पुराने झूठे नैरेटिव को पकड़ कर बैठा है, लेकिन सच्चाई अब पूरी दुनिया के सामने है। कभी अपनी एयरफोर्स की ताकत के दावे करता है तो कभी खुद को वैश्विक संस्थाओं का निर्दोष पीड़ित दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन भारत के जवाबों ने, भारत की नीति और नीयत ने आज उन्हें आईना दिखा दिया है। आज जब भारतीय एयरफोर्स पाकिस्तान के एयरबेस पर रनवे को ध्वस्त करके लौटती है, जब इंडियन फाइटर जेट्स उनकी हवाई सुरक्षा की पोल खोलते हैं और जब उनकी एयरफोर्स के पायलट्स को रात के अंधेरे में लैंडिंग लाइट्स तक नहीं मिलती हैं, तब ये एक सिर्फ हमला नहीं होता, ये एक रणनीतिक संदेश होता है, एक चेतावनी कि भारत अब केवल जवाब नहीं देता, भारत अब पहले से तय प्लान के साथ चलता है। अब बात IMF और FATF की करें। पाकिस्तान चाहे जितनी भी बार बेल आउट पैकेज लेकर खुद को बचाने की कोशिश कर ले, लेकिन सच्चाई यह है कि 35 सालों में 28 बार मदद मांगने वाला देश अब सिर्फ वैश्विक मंचों पर दया का पात्र बन चुका है। और ये भी कोई लोन नहीं होता, ये एक तरह की राजनीतिक भीख होती है जिसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं सिर्फ अस्थायी स्थिरता के लिए देती हैं। और भारत आज उन मंचों पर सिर्फ मौजूद नहीं है, बल्कि प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है। चाहे वो अमेरिका के साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो, फ्रांस से डिफेंस डील्स हो या फिर इंडो पैसिफिक रणनीति, भारत अब नीतियां बना रहा है, सिर्फ अनुसरण नहीं कर रहा। पाकिस्तान की मीडिया और नेता जब कहते हैं कि हमसे गलतियां हुई, तो ये सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव में दिया गया बयान होता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इन्हीं गलतियों ने भारत की सैकड़ों जानें ली हैं।
पुलवामा, उरी, पठानकोट, मुंबई, ये सिर्फ घटनाएं नहीं, ये जख्म है। और जब तक आतंक के हर ठिकाने का सफाया नहीं होता, तब तक भारत को सतर्क और आक्रामक रहना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की पत्रकारिता तक अब इतनी बेशर्म हो चुकी है कि जो पत्रकार सच्चाई जानते हैं वही टेरर कैंप्स के अस्तित्व पर सवाल खड़े करते हैं। ये वही मानसिकता है जो दशकों से पाकिस्तान को अंधेरे में रखे हुए है, न सच्चाई स्वीकारने की हिम्मत और न बदलाव की नीयत। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियान न सिर्फ जरूरी है, बल्कि अब ये भारत की सुरक्षा नीति का एक स्थायी हिस्सा बनने चाहिए। अगर सीमा पार से कोई खतरा आता है तो जवाब उसी जमीन पर दिया जाएगा। भारत अब किसी भी मंच पर झुकने के लिए नहीं, बल्कि नेतृत्व करने के लिए खड़ा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि भारत को और सख्त रुख अपनाना चाहिए? क्या अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि हर मोर्चे पर एक्सपोज किया जाए? कृपया अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही राष्ट्रवादी और जानकारीपूर्ण वीडियो लगातार लाते रहें। मैं जल्द ही मिलूंगा एक और नए और दमदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, जागरूक रहें और देश की रक्षा में अपनी आवाज़ मजबूत करें। जय हिंद, वंदे मातरम।